धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें। हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पुरानी गलतियों से महागठबंधन सीख क्यों नहीं रहा है? एक फिक्स रूपरेखा बनाकर, एक सीट का समीकरण बनाकर क्यों नहीं उतर जा रहे हैं सामने? फरियाल एक राउंड में जिस तरह से ललन सिंह ने जो बातें कही हैं कि हम पूरे देश भर से यहाँ सेना बुला ली जाएगी, अधिकारी अगर घट रहे हैं तो अगल बगल के राज्यों से मंगा लिया जाएगा, अगर अधिकारी घट रहे हैं तो केंद्र सरकार से मंगा लिया जाएगा। और ये सब बातें निश्चित रूप से डराने वाली डरा रही हैं, बिल्कुल डरा रही हैं। और यही डर देखना चाहता था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, यही डर विपक्ष में देखना चाहते थे। और देखिए, ये इसी पर बोल रहे थे हम कि यही डर दिखाना चाहता है और ये डर कहीं ना कहीं नजर आया। देखिए, विपक्ष एकजुट जरूर होता है, लेकिन तब एकजुट होता है जब उनकी झोपड़ी में आग लग जाता है और उन्हें लगता है कि हमारी झोपड़ी भी जल जाएगी, आसपास आग फैलेगा। चुनाव आयोग के साथ आज सर्वदलीय बैठक हुई है। लगभग 8 एजेंडे अलग अलग थे जिन पर वार्तालाप होनी थी। विपक्ष ने भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई, लेकिन सत्ता पक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा आरोप लग रहा है जो कि प्रथम दृष्टया में तो लग रहा है कि बड़ा ही ऑनेस्ट सा डिमांड है, लेकिन अगर आप उसके अंदर घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो डिमांड है ये क्यों किया जा रहा है। महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी 2019 के चुनाव में? महागठबंधन में 2019 में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर फेज के साथ साथ प्रत्याशी डिसाइड किए जा रहे थे और कभी कभी तो अंतिम दिन तक प्रत्याशी तय नहीं थे और नॉमिनेशन के समय पता चलता था कि ये प्रत्याशी हैं। ठीक इसी परिस्थिति का कहीं ना कहीं फायदा पिछले चुनाव में एनडीए को हुआ। एनडीए के प्रत्याशी बहुत पहले ही तय हो गए थे और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था वो, और जनता को भी पता चल गया था कि चलिए भाई हमारे ये प्रत्याशी हैं, इनको वोट देना है। लेकिन इससे हुआ क्या कि रातों रात कई ऐसे प्रत्याशी आए महागठबंधन तरफ से जिनको पैराशूट घोषित कर दिया गया नॉमिनेशन के टाइम पे और उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला और समय भी नहीं मिल पाया। कई सीटों पर तो जैसे कि मोतिहारी में अंतिम समय तक 6 राउंड था ना मुझे, 6 राउंड में चुनाव हुए थे और अंतिम समय तक मोतिहारी में समझ में नहीं था कि कौन उम्मीदवार, आकाश सिंह आएंगे या फिर माधव आनंद आएंगे। परिस्थितियां बड़ी अजीब सी थी और इसका फायदा एनडीए को हुआ था। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, कोरोना से पहले ही मैंने कह दिया था कि ये चुनाव नीतीश कुमार चाहेंगे कि एक राउंड में ही। जी। फायदा क्या होगा इससे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एनडीए में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, सीटों का समीकरण बन चुका है, जीते हुए प्रत्याशी को दोबारा लड़ाना है, ये सबके मन में है। एक दो जगहों पर अगर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है तो उसको सॉल्व करने के लिए पार्टी मजबूर करेगी विधायकों को, शायद उनको अपना पद छोड़ना पड़े। ये हुआ भी था पिछले चुनाव में। लेकिन बहुत समस्या नहीं है एनडीए में। समस्या कहाँ है? महागठबंधन में। समस्या क्या है? कल तक मांझी जी ये बात बोलते हुए आए कि अंतिम समय तक डिसाइड होता है, हम लोग हार जाते हैं, हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कार्यकर्ताओं तक मैसेज नहीं जाता है, राजद के कार्यकर्ता हमें बाहरी समझते हैं, हमारे कार्यकर्ता राजद को बाहरी समझते हैं और इन परिस्थितियों तक हम पहुंचते क्यों हैं? क्योंकि सब कुछ लेट तय होता है और ये इस बार भी होगा। अभी भी महागठबंधन का कोई फिक्स्ड रूपरेखा नजर नहीं आ रहा है। कौन रहेगा कौन जाएगा ये भी 5 दिन अभी और छोड़ दिया गया है कंफ्यूजन। और इन परिस्थितियों में एनडीए चाहेगा, नीतीश कुमार चाहेंगे कि महागठबंधन यही घचपच करता रहे और चुनाव एक राउंड में अगर हो जाएगा तो महागठबंधन को समय ही नहीं मिलेगा एक फिक्स्ड शेप और साइज और रूप लेकर उतरने के लिए। चुनाव में एक रूपता नजर नहीं आएगी और इसका फायदा फिर नीतीश कुमार को हो सकता है। अगर महागठबंधन में कई घटक दल ऐसे हैं कि जिन्हें तेजस्वी यादव अपने हिसाब से टिकट देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से टिकट चाहते हैं और इन्हीं परिस्थितियों में कहीं ना कहीं महागठबंधन अंतिम समय तक दिखेगा और इसका फायदा सीधे सीधे कहा जाता है एक वॉक ओवर मिल जाएगा नीतीश कुमार को। और इसीलिए नीतीश कुमार ये बातें कह भी रहे हैं। जयदान सिंह बाहर निकलते, जयदान सिंह का आपने वीडियो देखा, इस वीडियो के बाद में पूरा वीडियो भी आप देखिएगा कैसे जयदान सिंह एग्जैक्टली आरोप लगा रहे हैं कि बात एक एक चरण में होनी चाहिए। 8 एजेंडों पर एक बार बात नहीं करेंगे, हम पहले एजेंडे पर बात करेंगे। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, डिजिटल तौर पर इस पूरी चुनाव को वो हाईजेक कर लेंगे और हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई सच्चाई भी है,
राजद और लालू यादव का जो राजनीतिक शैली रहा है वो जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में हास्य, व्यंग और चुटकुले कहकर कहीं ना कहीं लोगों को अपने पाले में करना रहा है। अब ये चीजें तो हो नहीं पाएंगी, और अगर टीवी पर लालू यादव के भाषण को देखकर अगर वोट दिया जाना होता तो 2019 का चुनाव कभी महागठबंधन हारता ही नहीं, क्योंकि ये काम किया था तेजस्वी यादव ने। लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन, जो कि कहीं ना जगन बाबू का आरोप भी सीधा था कि मैन टू मैन इंटरेक्शन, मैन टू नेता इंटरेक्शन हमारा एक जीत का बड़ा सिद्धांत है। और आज जो मीटिंग हुई उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि चुनाव आयोग भी एनडीए की भाषा बोल रहा है, और जो चाह रहे हैं नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी वैसे ही चुनाव कराना चाह रहे हैं, और इससे हमसे इत्तेफाक नहीं रखते। धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें। हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी और मीटिंगों का दौर होगा, लेकिन बड़ी बात तो कहीं ना कहीं यहाँ आ रही है। अगर चुनाव एक फेज में, जैसे मुझे भी लगा था, तो इस परिस्थिति में महागठबंधन को कितना घाटा होगा? नमन जी, सबसे पहली बात तो ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़, ये तो आपको नजर आ रहा है। जी। तो अपने आंख में जब कुछ पड़ जाता है तो आदमी कहता है कुछ पड़ गया, लेकिन वो तो रोने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। महागठबंधन अभी तक एकजुट नहीं हुआ। महागठबंधन है नहीं या है, इस पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नजर आया आज चुनाव आयोग की बैठक में, जो सबसे पहले खबर भारत लाइव ने इसको ब्रेक किया था, उस खबर के हिसाब से जो 12 दलों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 8 राष्ट्रीय दल थे और 4 क्षेत्रीय दल थे, उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता नजर जरूर आई। एक मुद्दे पर जगदानंद सिंह के साथ सभी खड़े नजर आए। जो भी लोकल जो दल थे या आरएलएसपी थी, वो सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, और उन लोगों का भी कहना यही था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम सरकार में नहीं है, हम सरकारी तंत्र का सदुपयोग दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसे, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों तक संवाद हो, लोगों तक हम पहुंच पाए। और भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि आपने अभी बताया भी, कि वो कहा जा रहा है कि वो डिजिटल रैली कर रही है, 72,000 74,000 एलईडी लगा करके लोगों को बताया जा रहा है। अपनी बातों को रखने, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। और टू वे कम्युनिकेशन लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि फैसला तो अंततः जनता को ही करना है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। जगदानंद सिंह का जो संदेह है, जो उनकी चिंताएं हैं, वो साफ नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी शैली रही है चुनावी रणनीति बनाने की और चुनाव में उतरने की, उस पर पूरी तरह से आघात हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पुरानी गलतियों से महागठबंधन सीख क्यों नहीं रहा है? एक फिक्स रूपरेखा बनाकर, एक सीट का समीकरण बनाकर क्यों नहीं उतर जा रहे हैं सामने? फरियाल एक ग्राउंड में। नमन जी, ये संभव नहीं है। ज्यादा जोगी मठ का उजाड़ हमने शुरू में इसीलिए कहा था कि ये संभव नहीं हो पा रहा। आप समझिए ना कि एनडीए में 3 दल हैं, हालांकि उसमें भी खटपट है, लेकिन इतना ताकतवर है दोनों के दोनों। एक केंद्र में सत्ता में है और दूसरा राज्य में सत्ता में है। चुनाव राज्य में होना है, और दोनों के सामंजस्य में अगर कहीं कोई घालमेल होगा तो उसमें आप समझ सकते हैं एलजेपी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। चिराग पासवान कुछ कर ही नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अब मानसिक रूप से नीतीश कुमार भी पूरी तरह से तैयार है, मजबूत भी हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। आप समझिए ना कि हारी हुई बाजी जब जीत सकते हैं दोनों मिलकर के, तो फिर बाजी तो पासा खेलने की जरूरत है, पासा फेंकने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी विपक्ष को दबा करके रखने की एक प्रक्रिया के तहत हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है बाबा कि अगर राजद को लगता है कि बाकी घटक दल नहीं उस तरह से काम कर रहे, तो कांग्रेस को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं ये लोग? इसमें भी बहुत सारी बातें हैं नमन जी। कांग्रेस की स्थिति और आरजेडी को लगता है कि सीटों के समीकरण में कहीं ना कहीं बाकी के दलों को अगर छोड़ देते हैं आप, तो उस समीकरण में विपक्ष का ही वोट कटेगा। सत्ता पक्ष का वोट तो आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से फिक्स्ड वोट के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी का अपने वोट बैंक है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार का अपना एक शैली है। आप देख रहे हो कि एक एजेंडा भी चल रहा है लगातार। कई टीवी चैनल्स में आप देखा होगा कि जो सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे की बातें जो आ रही हैं, उसमें आप देखिए कि नीतीश 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 लिखा जा रहा है। अब हर जगह आ रहा है। आपने, हालांकि बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे आप लोग लगातार जो सर्वे करा रहे हैं, उस सर्वे में बातें कुछ अलग ढंग से आ रही हैं। जो प्रवासी मजदूर है उनका कहना कुछ अलग है, और बड़ा वोट बिल्कुल, और निर्णायक भूमिका इस बार उनकी होने वाली है। और यही चीज आरजेडी चाहता है, या आरएलएसपी चाहता है, वीआईपी चाहता है, या जो भी दल उनके साथ कांग्रेस भी चाहता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो हमारी शैली चल रही है, इसमें हम उन लोगों तक जाएं। उन लोगों को सरकार ने क्या दिया, क्यों पलायन करना पड़ा उन लोगों को, और हमारी जो योजनाएं हैं कि कैसे हम उन लोगों को रोजगार देंगे, वो करने के लिए वो चाहते हैं कि हम सीधे मैन टू मैन
टू वे कम्युनिकेशन जारी रखें जी। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक चीज और है नमन जी, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर के, मतलब नीतीश और मोदी की सरकार दोनों जो है वो मिल करके ये चाहती है ना कि मानसिक दबाव में कहीं ना कहीं पहला जो है जी जीत और मानसिक रूप से उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट, आपने मैच में भी देखा होगा, खेल में भी देखा होगा कि साइकोलॉजिकल जीत पहले दर्ज हो जाती है। टीम स्लेजिंग करती है, बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें करती है, बॉलर बहुत एग्रेसिव रखते हैं अपनी रणनीतियां। और शुरुआती, अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस सीजन में अगर देखें तो शुरुआती तौर में श्रीलंका ने कहीं ना कहीं जैसे टॉप 10 ओवर्स में मारना शुरू कर दिया था, ज्यादा रन, ये एक दबाव बन जाता है तुरंत सामने वाले में। और यही अगर एक ही चरण में चुनाव होंगे तो सीधा दबाव तो बन जाता है महागठबंधन। बिल्कुल, आप देखे होंगे चुनाव आयोग से निकल करके जब दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी तो आपने देखा होगा जगदानंद सिंह के कंधे झुके हुए थे। बिल्कुल। और वहीं जब ललन सिंह अपनी बातें रख रहे थे तो उनके सामने से जो नजर आ रहा था कि वो पूरी तरह से एकदम संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि जैसे चुनाव खत्म हो गया, अब सिर्फ उनको शपथ ग्रहण करना है। ललन सिंह का एक और बयान बड़ा चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के लोग टिकट बेचते हैं इसलिए उनको समय ज़्यादा चाहिए होता है चुनाव लड़ने के। हम एक राउंड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने ऐसा प्रश्न कहा है जिस प्रश्न का उल्टा जवाब ये है कि आप देखिए कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जो टिकट बेचने के सबसे बड़े पुरोधा हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यानी ललन सिंह को कहा जाता है कि वो बहुत बड़े सेटर हैं और नीतीश कुमार इसी के कारण उनको अलग किए थे कुछ दिन तक। लेकिन खैर ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, जो जनता कह रही है और इसका पूरा चल रहा है। आरजेडी में आप देख लीजिएगा तो पूरा आरजेडी इसका कैंपेनिंग चला रहा है और यहाँ तक चल रहा है कि मीडिया के माध्यम से किस तरह से अखबारों के माध्यम से गलत सूचनाएं प्रसारित कराई जा रही हैं, उसका भी आप देखिए सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड चल रहा है। इन सबके बीच जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो स्वायत्त संस्था है जो अपने हिसाब से निर्णय करता है, अपनी नीतियां बनाता है, उस पर भी अब धीरे धीरे उंगली उठनी शुरू हो चुकी है। चुनाव के प्रारूप क्या होंगे ये अभी भी बहस का विषय है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि चुनाव किस तरह से लड़ जाएंगे। हालांकि एक चीज तो क्लियर नजर आ रहा है कि जिस तरह से ललन सिंह ने जो बातें कही हैं कि हम पूरे देश भर से यहाँ सेना बुला ली जाएगी, अधिकारी अगर घट रहे हैं तो अगल बगल के राज्यों से मंगा लिया जाएगा, अगर अधिकारी घट रहे हैं तो केंद्र सरकार से मंगा लिया जाएगा, और ये सब बातें निश्चित रूप से डराने वाली है, बिल्कुल डरा रही हैं। और यही डर पैदा देखना चाहता था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, यही डर विपक्ष में देखना चाहते थे। बिल्कुल। और देखिए ये इसी पर बोल रहे थे हम कि यही डर दिखाना चाहता है और ये डर कहीं ना कहीं नजर आया है। देखिए विपक्ष एकजुट जरूर होता है, लेकिन तब एकजुट होता है जब उनकी झोपड़ी में आग लग जाता है जी। और उन्हें लगता है कि हमारी झोपड़ी भी जल जाएगी, आसपास आग फैलेगा। तो एक छोटे कारण के चलते ही लेकिन आज विपक्ष एकजुट दिखा। हालांकि अंदरूनी समस्याएं बहुत है और इन्हीं समस्याओं को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करना चाहते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। अब बिहार में चुनाव एक फेज में होंगे या नहीं होंगे, इस पर तो फाइनल कॉल कहीं ना कहीं लेना है चुनाव आयोग को। लेकिन दोनों धड़े जो हैं बिहार की राजनीति के, उन्होंने अपनी अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए चाहता है कि बिहार में एक चरण में ही सारे चुनाव हो जाए और सारे रिसोर्स को झोंक दिया जाए, वहीं एक बड़ा धड़ा है जो विपक्ष का, वो चाहता है कि चीज़ें पारी दर पारी हो जैसे होती रही हैं शुरू से, ताकि मौका मिले 1-to-1 मैन इंटरेक्शन करने का। और यही कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी ताकत भी यही होती है कि वो जाकर लोगों को सरकार की गलत खामियों के बारे में बताना पड़ता है। आपको अच्छे से पता है कि सरकार अपने प्रचार तंत्र में कोई कमी नहीं करती है। सरकार के बहुत सारे कारण हैं, बहुत हथकंडे हैं जिससे सरकार अपना प्रचार करते हैं, लेकिन दुष्प्रचार करने में सरकार के विपक्ष को कितना मेहनत करना पड़ता है ये अब 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। आप पूछ सकते हैं उनसे, आप जानते भी होंगे। तो भैया आज का आपको रातों रात कैसा लगा? इस खबर पे आपकी नज़र बनी हुई थी लगातार, हमने वो खबर आपको ला कर सुनाई जो अंदर खाने में चल रही थी। आपको क्या लगता है अगर एक चरण में ही सारे चुनाव हो जाए बिहार के, तो आप उसके पक्षधर हैं? इससे कोई फायदा होगा या ये बस विपक्ष को डराने धमकाने के लिए एक प्रयास किया? अंतिम में एक बात रखना चाहेंगे नमन जी कि जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग तेजस्वी यादव को मेमने की तरह समझ रहे हैं, ये बातें कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है जी। मतलब ये दाव भारी भी पड़ सकता है। दाव भारी भी पड़ सकता है। अक्सर होता है कि अग्रेसिव बैटिंग करने में विकेट गिर जाती है। क्योंकि लालू प्रसाद जो जेल में है उसका एक फायदा भले ही लोकसभा चुनाव में नहीं मिला हो, चूंकि वो केंद्र का चुनाव था और देश का चुनाव था, लेकिन बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद जेल में बंद है। और अगर उनके बच्चों को, उनकी पार्टी को और उनके कुनबे को कोई डराना चाहेगा तो ये डर निश्चित रूप से जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर देगा। तो कैसा लगा आपको आज का रात रात, ये जरूर बताइएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब में आप लोग कमी कर रहे हैं,
सब्सक्राइब दिल खोल कर कीजिए, क्योंकि चुनाव में बहुत अंदर की खबरें हैं अभी आपको जाननी, और ये यहीं मिलेगा। धन्यवाद। धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें। हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में।